नमस्कार, ये सिनेमा सारांश आज हम देखने जा रहे हैं 2025 फिल्म द एमेच्योर स्पॉयलर्स अहेड। देखें और एंजॉय। फिल्म चार्ली के अपनी पत्नी सारा द्वारा उसके जन्मदिन पर उपहार में दिए गए हवाई जहाज की मरम्मत करने से शुरू होती है। सारा उसे यह बताने के लिए रोकती है कि वह जल्द ही लंदन में एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए रवाना हो रही है। वह उसे फिर से अपने साथ आने के लिए कहती है, लेकिन चार्ली मना कर देता है क्योंकि उसके पास बहुत काम है। कुछ समय बाद चार्ली CIA मुख्यालय पहुंचता है। डिक्रिप्शन और एनालिसिस डिपार्टमेंट के रास्ते में वह अपने द्वारा आविष्कार किए गए सभी सुरक्षा स्कैनर से गुजरता है और अंत में काम पर लग जाता है। अचानक उसे इंक्विलाइन का एक संदेश मिलता है, जो एक रहस्यमय व्यक्ति है जिसके साथ वह वर्षों से संपर्क में है। हमेशा की तरह उनके पास उसे बेचने के लिए मूल्यवान वर्गीकृत जानकारी है। हालांकि इस बार इंक्विलाइन उसे चेतावनी देता है कि ये दस्तावेज CIA को जोखिम में डाल सकते हैं। चार्ली उनके ठिकाने का अनुमान लगाने की कोशिश करता है और कहता है इस्तांबुल, लेकिन इंक्विलाइन उसे टाल देता है। बाद में वह सामग्री का विश्लेषण करने पर काम करता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसके जैसा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी कोड को क्रैक नहीं कर पाता है। दोपहर के भोजन के बाद चार्ली वापस अपने कार्यालय जाता है और सारा का फोन आता है, जो उसे बताती है कि वह पहले ही लंदन पहुंच चुकी है। हालांकि चार्ली को पहले से ही पता है क्योंकि वह उसे ट्रैक कर रहा है। वे ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि वह रहस्यमय दस्तावेजों पर वापस जाने के लिए बेताब है। चूंकि वह अभी भी कोड को क्रैक नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह अपने कंप्यूटर को प्रतिबंधित क्षेत्र में ले जाता है, जहां एक अधिक उन्नत प्रणाली उसे तेजी से प्रगति करने में मदद करती है। उसे कुछ समय लगता है, लेकिन अंत में वह दस्तावेजों में जानकारी खोलता है, जिससे वह सदमे में आ जाता है। ये शीर्ष गुप्त सरकारी फाइलें हैं जो बताती हैं कि एक ड्रोन हमले को आत्महत्या बम विस्फोट के रूप में प्रच्छन्न करके अधिकृत किया गया था और कवर किया गया था। समाचारों से 150 हताहतों की रिपोर्ट करने वाले क्लिप हैं, जिनमें फ्रांसीसी विशेष बल और डेनिश मरीन शामिल हैं। इस पूरे ऑपरेशन का आयोजन चीफ मूर ने किया था, जो चार्ली का बॉस भी है। उस रात घर पर चार्ली ने सारा को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, इसलिए उसने एक वॉइसमेल छोड़ दिया। अगले दिन चार्ली कार्यालय पहुंचता है और मूर को उसका इंतजार करते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। मूर चार्ली को ओब्रायन के कार्यालय में ले जाता है, जो हाल ही में निदेशक बनी है। वह बताती है कि लंदन के एक होटल में आतंकवादी हमला हुआ है और सारा पीड़ितों में से एक थी। चार्ली इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर देता है और सारा को फोन करना चाहता है, इसलिए मूर उसे समाचार दिखाने के लिए टीवी चालू कर देता है। रिपोर्टर बताता है कि कैसे 4 आतंकवादी होटल में घुस गए, 4 बंधकों को पकड़ लिया और उनमें से 2 को मार डाला। इसके बाद मूर होटल का सुरक्षा फुटेज चलाता है, जो घटना के दौरान सभी अराजकता को दिखाता है और पुष्टि करता है कि सारा पीड़ितों में से एक थी। जब चार्ली घर जाता है तो उसे दर्जनों रिपोर्टर साक्षात्कार के लिए इंतजार करते हुए मिलते हैं और पुलिस उन्हें पीछे रखने की कोशिश कर रही है। एक दोस्त चार्ली को बिना किसी परेशानी के घर में प्रवेश करने में मदद करता है। अगले दिन चार्ली मूर और पर्यवेक्षक कालेब का सामना करता है, क्योंकि उसे जो हुआ उस पर बहुत संदेह है। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि आतंकवादी लंदन में हजारों सुरक्षा कैमरों से फिसल सकते हैं। यह तो दूर की बात है कि वे ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे थे। मूर वादा करता है कि वे जांच कर रहे हैं, लेकिन कालेब उसे घर भेज देता है। अगले दिन चार्ली हवाई अड्डे पर सारा के शव और उसके सामान लेने जाता है। घर पर वह सूटकेस के अंदर देखता है और उसे एक उपहार मिलता है जो सारा ने उसके लिए खरीदा था, जिससे वह टूट जाता है। घर पर रहने से थककर चार्ली वापस काम पर जाता है और होटल और आसपास की सड़कों पर सुरक्षा कैमरों को हैक करने के लिए प्रतिबंधित कंप्यूटर का उपयोग करता है। वह घटनाओं की एक समय रेखा बनाता है और उसे अपने वरिष्ठों को दिखाता है। 4 आतंकवादियों ने ईस्ट एंड में एक वाहन चुरा लिया, फिर सर्विस के माध्यम से होटल में प्रवेश किया, जहां उन्होंने पेशेवर रूप से सभी प्रिंट और DNA मिटा दिए। जाहिर तौर पर उनकी इंडोनेशिया की इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ एक बैठक थी, लेकिन कुछ गलत हो गया और गलियारे में बहस शुरू हो गई। फर्म के सुरक्षा कर्मियों में से एक को गुस्सा आ गया, इसलिए एक आतंकवादी ने गोली चला दी, जिससे एक गार्ड की मौत हो गई और दूसरा गंभीर हालत में है। होटल सुरक्षा को तुरंत सतर्क कर दिया गया और उन्होंने पुलिस को बुलाया। पकड़े जाने से बचने के लिए बेताब आतंकवादी सम्मेलन कक्ष में घुस गए और कुछ बंधकों को पकड़ लिया। सारा को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि उसने कुछ परिचारकों को भागने में मदद करने की कोशिश की थी।
चार्ली ने आवाज और चेहरे का विश्लेषण किया है, इसलिए वह चारों आतंकवादियों की पहचान पाने में कामयाब रहा है। वे मॉस्को से मिश्का हैं। लॉरेंस नामक एक पूर्व दक्षिण अफ्रीकी विशेष बल संचालक, भाड़े के सैनिक हॉर्स्ट और पूर्व खुफिया अधिकारी ग्रेचेन हैं। कालेब और मूर की प्रतिक्रिया की कमी को देखते हुए चार्ली को पता चलता है कि वे यह सब पहले से ही जानते थे। वे चार्ली को बताते हैं कि वे इस पर पहले से ही काम कर रहे हैं और उसे एक चिकित्सक से मिलने के लिए भेजते हैं। अगले दिन चार्ली अपने आईडी बैज में एक चिप छिपाता है और स्कैनर द्वारा पता लगाए बिना सुरक्षा से गुजरता है। अपने कार्यालय में वह सभी वर्गीकृत फाइलें प्रिंट करता है और एक डिजिटल कॉपी बनाने के लिए प्रिंटर पर एक स्किमर का उपयोग करता है। उस रात चार्ली एक बार में जाता है और ज्यूक बॉक्स को घूरता रहता है। अगली सुबह चार्ली मुद्रित फाइलों का उपयोग करके फिर से अपने वरिष्ठों का सामना करता है। वह मूर के सभी गंदे मिशनों को सूचीबद्ध करता है, जैसे कि सीरियाई अस्पताल पर बमबारी करना और यमन में एक संबद्ध अड्डे पर हमला करना, जिसमें हजारों नागरिक मारे गए थे। वह सब कुछ निदेशक के पास ले जाने की धमकी देता है और खुलासा करता है कि उसने एक डेड मैन स्विच को चालू कर दिया है। यदि वह हर 5 घंटे में एक कोड दर्ज नहीं करता है तो सबूत सबसे महत्वपूर्ण समाचार आउटलेट्स को भेज दिया जाएगा। अपनी चुप्पी के बदले में चार्ली पूर्ण CIA प्रशिक्षण, नकली पासपोर्ट, नकदी, एक बंदूक और सारा के हथियारों पर खुफिया जानकारी मांगता है। बैठक के बाद चार्ली अपनी कार में लौटता है और तनाव के कारण उल्टी कर देता है। कार्यालय में मूर का कहना है कि डेड मैन स्विच एक झांसा है, लेकिन कालेब बताते हैं कि वे इसे जोखिम में नहीं डाल सकते। वे ट्रिगर की तलाश करेंगे। यदि यह वास्तव में एक झांसा है तो वे प्रशिक्षण के दौरान एक घातक दुर्घटना की व्यवस्था कर सकते हैं। कुछ समय बाद कालेब और उनकी टीम यह समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ली ने गोपनीय फाइलों की नकल कैसे की। वे एक स्किमर की संभावना पर चर्चा करते हैं, जो उनके सुरक्षित कंप्यूटर पर काम नहीं करेगा, लेकिन एक प्रिंटर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चार्ली ने फाइलों को प्रिंटर पर भेजा होगा और डेटा कॉपी करने के लिए एक चुंबकीय पट्टी का उपयोग किया होगा। सुरक्षा फुटेज की खोज करने पर वे पुष्टि करते हैं कि चार्ली ने एक दुकान पर एक चुंबकीय पट्टी खरीदी थी, लेकिन वे अभी भी यह नहीं बता सकते कि उसने इसे इमारत के अंदर और बाहर कैसे निकाला। टीम चार्ली के घर की भी तलाशी लेती है और अंततः पता लगाती है कि वह 2 बार एक निश्चित बार में गया था। वे बार में उसकी तलाशी लेने जाते हैं और ज्यूक बॉक्स के नीचे एक सीडी ढूंढते हैं। कालेब ज्यूक बॉक्स कैटलॉग में उस सीडी का चयन करता है और केवल शोर ही सुनाई देता है, इसलिए वे उस सीडी को निकाल लेते हैं जिसे चार्ली पीछे छोड़ गया था। इस बीच चार्ली एक CIA प्रशिक्षण सुविधा पर पहुंचता है, जहां कर्नल हेंडरसन उसका स्वागत करते हैं। वे शूटिंग रेंज से शुरू करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से चार्ली एक अच्छा शूटर नहीं है। सही जगह पर शूट करने के लिए उसे लक्ष्य के बहुत करीब जाना होगा। हालांकि जब बम बनाने की बात आती है तो चार्ली बहुत तेजी से काम करता है, जिससे हेंडरसन प्रभावित होते हैं। अगला चार्ली को अपनी नई पहचान सीखनी है, इसलिए हेंडरसन उसे परेशान करता है और इधर उधर फेंकता है ताकि चार्ली दबाव में भी अपनी नई जानकारी सुना सके। अंत में वे नए पासपोर्ट बनवाते हैं। उस रात हेंडरसन चार्ली के कमरे में जाता है और उसे कहता है कि वह हत्यारा नहीं है, लेकिन चार्ली जोर देकर कहता है कि वह न्याय चाहता है। फिर हेंडरसन एक बंदूक निकालता है और उसे चार्ली को देता है। उसे अपनी छाती पर निशाना साधने के लिए कहता है। चार्ली के हाथ कांपते नहीं रुकते हैं और वह अंत में बंदूक नीचे कर देता है। कार्यालय में एजेंट सीडी में जानकारी को डिक्रिप्ट करने में कई घंटे बिताते हैं, जब तक कि उन्हें पता नहीं चल जाता कि चार्ली डेड मैन स्विच के बारे में झूठ बोल रहा था। वे तुरंत अपने वरिष्ठों को सूचित करते हैं, इस बात से अनजान कि चार्ली उन पर जासूसी कर रहा है। पता चला कि उसने अपने बैज पर जो चिप छिपाई थी वह वास्तव में एक बग थी, जिसे उसने अपने बॉस को दी गई फाइलों पर लगाया था। मूर तुरंत हेंडरसन को बुलाता है और उसे चार्ली को गिरफ्तार करने के लिए कहता है, हालांकि वह पहले ही भाग चुका है। फोन रखने के बाद मूर आखिरकार फाइलों पर बग देखता है और चार्ली को सीधे बताता है कि यह राजद्रोह है। चार्ली विमान में चढ़ने से पहले अपना ईयरपीस हटा देता है। एक बार जब चार्ली लंदन पहुंच जाता है तो वह सीमा शुल्क से गुजरता है और पेरिस के लिए अपना रास्ता बनाना शुरू कर देता है। उसका नकली पासपोर्ट CIA के कंप्यूटर में दिखाई देता है, इसलिए मूर उसे पकड़ने के लिए हेंडरसन को भेजता है। पेरिस में चार्ली उस रेस्तरां के पास एक होटल का कमरा किराए पर लेता है, जहां ग्रेटा अक्सर दिखाई देती है। आखिरकार वह दिखाई देती है और उसका फोन ट्रैक करने के लिए वह काफी करीब है। चार्ली फिर ग्रेटा की इमारत के बाहर दिन बिताता है
और उसके जाने का इंतजार करता है। जब एक किराएदार बाहर आता है तो वह अंदर जाने के लिए मौके का उपयोग करता है। फिर वह ग्रेटा की जगह का ताला तोड़ने के लिए एक यूट्यूब ट्यूटोरियल का पालन करता है। चार्ली अपार्टमेंट की तलाशी शुरू करता है और ग्रेटा के कार्यक्रम की तस्वीरें लेता है। उसे एक दराज में एक बंदूक भी मिलती है, इसलिए वह उसे रखने का फैसला करता है। उसी समय उसका ट्रैकर उसे चेतावनी देता है कि ग्रेटा वापस आ रही है, इसलिए वह उसका इंतजार करने के लिए सीढ़ियों की ओर भागता है। हालांकि जब वह अंत में घर आती है तो वह ट्रिगर नहीं खींच पाता। निराश होकर वह होटल वापस भाग जाता है और कल्पना करता है कि सारा उसका इंतजार कर रही है। शांत होने के बाद वह तस्वीरों को ध्यान से देखता है और उसे पता चलता है कि ग्रेटा अक्सर अस्पताल जाती रही है। उसके स्वास्थ्य इतिहास को हैक करने से पता चलता है कि उसे एलर्जी है। अगली सुबह चार्ली ढेर सारे फूल खरीदता है। फिर वह कैफे में तब तक इंतजार करता है जब तक कि वह ग्रेटा को नहीं देख लेता और अस्पताल तक उसका पीछा करता है। ग्रेटा कुछ परीक्षणों से गुजर रही है, लेकिन डॉक्टर ने देखा कि कंप्यूटर स्क्रीन खराब है, इसलिए वह मदद मांगने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है। चार्ली डॉक्टर के रूप में कपड़े पहनकर अंदर आता है और ग्रेटा को मशीन के अंदर बंद कर देता है। वह घबराने लगती है, लेकिन चार्ली कक्ष को पराग से भरते हुए उसे अनदेखा कर देता है। डॉक्टर और एक नर्स को शोर सुनाई देता है, लेकिन दरवाजा भी बंद है। एलर्जी के कारण ग्रेटा कमजोर होने लगती है और चार्ली कहता है कि अगर वह उसे हॉर्स्ट को ढूंढने के बारे में बताएगी तो वह उसकी मदद करेगा, क्योंकि उसी ने सारा को गोली मारी थी। एलर्जी ग्रेटा को बोलने नहीं देती है, इसलिए चार्ली कक्ष खोल देता है। केवल ग्रेटा उसे डेस्क पर धकेल देती है। वे पूरे कमरे में लड़ना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को फर्नीचर के हर टुकड़े के खिलाफ फेंकते हैं। चार्ली अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन ग्रेटा उसे नीचे गिरा देती है और आखिरकार भागने के लिए दरवाजा खोल देती है। एक बेताब चार्ली उसका पीछा सड़क तक करता है, लेकिन इससे पहले कि वह गोली मार पाता, ग्रेटा को एक कार टक्कर मार देती है। शरीर से भयभीत होकर चार्ली उसका फोन हथियाने के लिए खुद को करीब आने के लिए मजबूर करता है। फिर वह भाग जाता है और प्रयोगशाला कोट को कचरे में फेंक देता है। होटल में वह सारा खून धोता है और अपना सामान पैक कर लेता है। उस रात वह बस स्टेशन जाता है और मार्सिले का टिकट खरीदता है। जल्द ही ग्रेटा की मौत की खबर CIA तक पहुंच जाती है। ओब्रायन मूर से इस बारे में सवाल करती है और वह केवल इतना कहता है कि ऐसा लगता है कि ग्रेटा को उनके ही किसी व्यक्ति ने मार डाला है। उस रात चार्ली एक बार में जाता है और ग्रेटा की मौत पर महसूस होने वाले अपराध बोध को दूर करने के लिए खूब शराब पीता है। उसे लगता है कि उसने सारा को नाचते हुए देखा है, लेकिन करीब से देखने पर पता चलता है कि वह उसके जैसी दिखने वाली एक महिला है। तभी चार्ली ने हेंडरसन को अपनी ओर आते हुए देखा और घबरा गया। वह लोगों को धक्का देता है जब तक कि वह बार से बाहर निकलने और छिपने के लिए एक अलग बार में भागने का प्रबंधन नहीं कर लेता। हेंडरसन भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है, इसलिए चार्ली बाथरूम में भाग जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। दुर्भाग्य से यहाँ कोई खिड़की नहीं है, इसलिए चार्ली के पास बाहर आने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वह बार में हेंडरसन से जुड़ता है और उसे पता चलता है कि उसने ग्रेटा के फोन को ट्रैक करके उसे ढूंढ लिया है। एक छोटी सी बातचीत के बाद चार्ली अपने फोन पर एक टाइमर दिखाता है और बाथरूम में बम विस्फोट होने से पहले भाग जाता है। बार में अफरा तफरी मच जाती है और हेंडरसन चार्ली को खो देता है। उसके फोन पर ट्रैकर भी अब काम नहीं कर रहा है। अगली सुबह चार्ली इंक्विलाइन से संपर्क करता है और उनकी मदद लेता है और तुर्की के लिए एक कार्गो विमान में सवार हो जाता है। इस्तांबुल में वह एक रेस्तरां में जाता है और इंक्विलाइन को टेक्स्ट करता है। एक आदमी के फोन बजने पर वह उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक महिला उसे रोक देती है जो उसे अपना फोन जांचने के लिए कहती है। फिर चार्ली रेस्तरां छोड़ देता है और महिला फिर से उसके पास आती है, जिससे पुष्टि होती है कि वह इंक्विलाइन है। वह पहले से ही उसकी पत्नी के बारे में जानती है, इसलिए वह उसे अपनी टोपी और बैकपैक को एक शॉपिंग बैग में छिपाने के लिए कहती है। इंक्विलाइन उसे थोड़ी देर के लिए खरीदारी करने का नाटक करने और एक गैरेज में उससे मिलने के लिए कहती है। कुछ देर बाद चार्ली उससे फिर मिलता है और वह उसे अपने घर ले जाती है। यात्रा के दौरान इंक्विलाइन ने साझा किया कि वह 6 साल पहले अपने पति की मृत्यु के बाद हैकर बन गई थी। वह एक CIA संपत्ति थे और रूसी खुफिया के लिए काम करते थे। वास्तव में वे मूल इंक्विलाइन थे और उन्होंने उसे सब कुछ सिखाया था। आधिकारिक कहानी में कहा गया है कि वह गलती से एक खिड़की से गिर गया था। जब वे उसके घर पहुंचते हैं तो इंक्विलाइन कहती है कि यह एकमात्र ऐसी जगह है जहां वह 3 साल से अधिक समय तक
रहने में कामयाब रही है और स्वीकार करती है कि वह भागते भागते थक गई है। अगर रूसी कभी उसे पकड़ने आते हैं तो उसके पास खुद को मारने के लिए एक बंदूक है। फिर वे मामले के बारे में बात करना शुरू करते हैं। हॉर्स्ट वह नेता है जो मूर के लिए भाड़े के सैनिकों को काम पर रखने का प्रभारी है। लॉरेंस एक हथियार डीलर है, इसलिए इनक्विलाइन उससे संपर्क करने के लिए हथियार विक्रेता के रूप में पेश होने के लिए स्वयं सेवा करती है। अंत में मिश्का है जो अक्सर यात्रा करता है और सब कुछ ऑनलाइन पोस्ट करता है। वे तस्वीरों का बारीकी से निरीक्षण करते हैं और उसके साथ एक महिला को ढूंढते हैं। चेहरे की पहचान उन्हें उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर ले जाती है और वे पुष्टि करते हैं कि वह स्पेन में है। अगले दिन कालेब अपनी टीम को चार्ली को ढूंढने के लिए आतंकवादियों पर नजर रखने के लिए कहता है। ओब्रायन मूर से मिलती है और उसे बताती है कि वह चाहती है कि वह उसकी अनुमति के बिना ब्लैक ऑप्स चलाना बंद कर दे। मूर का कहना है कि उसके पूर्ववर्ती ने भी उसे यही भाषण दिया था, इसलिए वह उसे वही बात बताएगा जो उसने तब कही थी। उसे उसका पूरा समर्थन प्राप्त है। बैठक के बाद ओब्रायन अपनी कार में बैठती है और उसका सहायक उसे स्पेन में हेंडरसन की एक तस्वीर दिखाता है। यह पुष्टि हो गई है कि मूर ने उसे भेजा था, इसलिए ओब्रायन अपने एक एजेंट को उसके पीछे भेजती है। इस बीच चार्ली और इनक्विलाइन एक होटल के सुरक्षा कैमरों को हैक करके मिश्का को ढूंढते हैं। फिर चार्ली मैड्रिड की यात्रा करता है और उसी होटल में ठहरता है। उसे पता चलता है कि मिश्का को छत से 2 इमारतों को जोड़ने वाले पूल में तैरना पसंद है। उसी समय हेंडरसन चार्ली को उस क्षेत्र में ट्रैक कर लेता है। अगले दिन चार्ली एक ऐसा उपकरण बनाना शुरू कर देता है जो उसे मिश्का को पकड़ने में मदद करेगा और उसे होटल के अंदर छिपा देता है। बाद में वह लॉबी में हेंडरसन से अनजान मिश्का को बार में फॉलो करता है। चार्ली बार में एक संदिग्ध आदमी को देखता है और उसे एहसास होता है कि उसने उसे पहले भी देखा है, जिसका मतलब है कि उसका पीछा किया जा रहा है। वह अपने ईयरपीस के जरिए इनक्विलाइन को बताता है, इसलिए वह उसका चेहरा खोजती है और पुष्टि करती है कि वह एक CIA एजेंट है। वह कैमरे पर हेंडरसन को भी देखती है और चार्ली को मिशन रद्द करने के लिए कहती है, लेकिन वह योजना पर बने रहना चाहता है। जब मिश्का पूल में जाता है तो चार्ली उससे यह पूछने के लिए उसका सामना करता है कि हॉर्स्ट को कहां खोजा जाए। अगर वह नहीं बोला तो पूल नष्ट हो जाएगा। मिश्का उस पर विश्वास नहीं करता है और दूर तैरने लगता है, इसलिए चार्ली एक बटन दबाता है और कांच टूटने लगता है। एक बेताब मिश्का तेजी से तैरने लगता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। कांच टूट जाता है और पानी से सड़क भर जाने पर वह गिरकर मर जाता है। फिर इनक्विलाइन चार्ली को चेतावनी देती है कि हेंडरसन और दूसरा एजेंट करीब आ रहे हैं और उसे भागने के लिए दिशा निर्देश देती है। एक पीछा शुरू होता है और हेंडरसन लगभग उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसी समय दूसरा एजेंट भी हमला करता है। वह आदमी हेंडरसन से निपटता है और वे कपड़े धोने के कमरे में लड़ने लगते हैं। चार्ली देखता है कि वे कैसे पूरे कमरे में एक दूसरे को फेंकते रहते हैं और हेंडरसन उस आदमी का सिर वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देता है। एजेंट एक बंदूक निकालता है और हेंडरसन को गोली मार देता है। केवल हेंडरसन उससे बंदूक छीन लेता है और उसे वापस गोली मार देता है। फिर चार्ली अंदर आता है और सोचता है कि क्या उसे उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन इनक्विलाइन उसे भाग जाने की याद दिलाती है। अगले दिन ओब्रायन मूर को अपने कार्यालय में लाती है और चार्ली के बारे में पूछती है। मूर का कहना है कि वह शोक अवकाश पर है और वह होटल से फुटेज मिलने का खुलासा करने से पहले उसे जाने देती है। इस बीच कालेब और उसकी टीम उसी फुटेज को देखती है और महसूस करती है कि चार्ली की किसी ने मदद की थी। वे चार्ली की एन्क्रिप्टेड चैट देखते हैं और अंत में इनक्विलाइन के संदेश ढूंढते हैं। लंबी खोज के बाद वे इनक्विलाइन के रूप में जाने जाने वाले मृत एजेंट की फाइल ढूंढते हैं और अनुमान लगाते हैं कि उसकी पत्नी ने पदभार संभाल लिया होगा। उस रात चार्ली और इनक्विलाइन केवल संगति के लिए एक दूसरे के बगल में सोने के लिए सहमत होते हैं। हालांकि वे इनक्विलाइन की मुर्गियों के चीखने से जाग जाते हैं और सुरक्षा कैमरों पर कुछ एजेंटों को आते हुए देखते हैं। दोनों तुरंत दीवार में एक छिपी हुई सुरंग से भाग जाते हैं और जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, चार्ली आकाश में एक ड्रोन देखता है। एक अन्य इमारत में घुसकर दोनों आगे बढ़ने में कामयाब होते हैं और एजेंटों के घर में घुसने से ठीक पहले पड़ोस छोड़ देते हैं। कंप्यूटर पहले से ही सभी फाइलों को हटा रहा है, इसलिए उनके लिए कुछ भी नहीं बचा है। समुद्र तट पर दौड़ने के बाद दोनों इनक्विलाइन की कार तक पहुंचते हैं और उन्हें ड्रोन द्वारा देखा जाता है। जल्द ही एजेंट उनका पीछा करते हुए गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, यहां तक कि एक नाव पर भी उनका पीछा करते हैं। लंबे पीछा के बाद एजेंट कार को इतना नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं कि वह रुक जाती है और इनक्विलाइन बुरी तरह घायल हो जाती है।
चार्ली के पास शरीर को दूसरी सीट पर धकेलने और पहिया संभालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, ताकि वह तब तक गाड़ी चलाता रहे जब तक कि वह अंत में अपने पीछा करने वालों को खो न दे। बाद में वह कार को गैरेज में छोड़ देता है और इंक्विलाइन को अलविदा कह देता है। अगले दिन चार्ली लॉरेंस से संपर्क करता है और एक बैठक आयोजित करने के लिए हथियार डीलर होने का नाटक करता है। फिर चार्ली नए इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदता है और रोमानिया की यात्रा करता है। एक परित्यक्त इमारत में वह अपना चेहरा रिकॉर्ड करता है और बर्लिन में एक सुरक्षा फीड को हैक करता है। अब CIA को लगता है कि वह बर्लिन में है और अपने लोगों को वहां भेजता है। जब लॉरेंस आखिरकार आता है तो उसे एक कुर्सी पर बजता हुआ फोन मिलता है। चार्ली उसे एक बॉक्स के अंदर देखने के लिए कहता है और लॉरेंस को ढेर सारे बम मिलते हैं। अगर वह हिलता है तो वे फट जाएंगे। जैसे ही लॉरेंस बॉक्स में सारा की एक तस्वीर देखता है, चार्ली उसके पीछे प्रकट होता है और हॉर्स्ट का ठिकाना पूछता है और सहयोग करने पर बमों को निष्क्रिय करने का वादा करता है। लॉरेंस बताते हैं कि हॉर्स्ट रूसी जल में काम करता है और आमतौर पर बाल्टिक बंदरगाह पर डिलीवरी प्राप्त करता है। चार्ली फिर पूछता है कि हॉर्स्ट से कैसे संपर्क किया जाए, इसलिए लॉरेंस का कहना है कि उसे केवल अपने आदमियों से गुप्त कोड के माध्यम से संदेश मिलते हैं। सभी नंबर और नाम उसके फोन पर हैं, जिसे वह जमीन पर फेंक देता है। फोन लेने के बाद चार्ली निकल जाता है और दूसरे कमरे में लॉरेंस को मारने वाले बमों की आवाज सुनता है। जल्द ही CIA को रोमानिया में लॉरेंस की मौत की खबर मिलती है और उन्हें एहसास होता है कि वे नकली फुटेज देख रहे हैं। बाद में एक रूसी होटल में चार्ली सारा को अपने साथ होने की कल्पना करता है और उपहार खोलता है। यह एक पहेली है जिसे वह जल्दी से सुलझा लेता है और अंदर से अपनी पत्नी का एक प्यारा सा संदेश निकालता है। सुबह वह बंदरगाह पर जाता है और उसे एक संदिग्ध वाहन दिखाई देता है। वह हॉर्स्ट के आदमियों को कोड भेजता है और संदिग्ध कार के पास एक आदमी को अपना फोन चेक करते हुए देखता है। वह उस आदमी का पीछा करता है और जाने से पहले उसकी नाव की तस्वीरें लेता है। कुछ उपकरण खरीदने के बाद चार्ली होटल वापस जाता है और नाव के पंजीकरण नंबर की खोज करके उस नौका को ट्रैक करता है जिससे वह नाव संबंधित है। वह उन समुद्री मार्गों का भी अध्ययन करता है जिनका हॉर्स्ट उपयोग कर सकता है। सुबह चार्ली नाव के पास पहुंचता है और कोई पीछे से उस पर हमला करता है, जिससे वह सारा की पहेली गिरा देता है। चार्ली को नौका पर ले जाया जाता है जहां वह अंततः हॉर्स्ट से मिलता है, जिसे वह बम मिला जिसे चार्ली ने पहले छिपाया था। हॉर्स्ट ने देखा है कि चार्ली ने दूसरों को परोक्ष रूप से मार डाला और सोचता है कि वह आमने सामने ऐसा करने में सक्षम नहीं है। वह चार्ली को एक बंदूक देता है और उसे ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन चार्ली ऐसा नहीं कर पाता है और बंदूक नीचे रख देता है। अचानक नौका विपरीत दिशा में मुड़ने लगती है और चालक दल घबरा जाता है। चार्ली बताता है कि उसने नौका का नियंत्रण ले लिया है, जो CIA द्वारा प्रशासित है। चूंकि उसने इस नौका की सुरक्षा करने वाले प्रोटोकॉल पर काम किया था, इसलिए उसके लिए इसे हैक करना और फिनलैंड भेजना आसान था। जल्द ही नौका को फिनिश नौसेना और इंटरपोल ने घेर लिया, जिन्होंने तुरंत हॉर्स्ट और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ समय बाद ओब्रायन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, जिसमें घोषणा की जाती है कि उन्होंने उन सभी भ्रष्ट एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया है जो CIA के संसाधनों का उपयोग अवैध गतिविधियों के लिए कर रहे थे। चार्ली से हेंडरसन संपर्क करता है, जो उसे बताता है कि उसे उस पर गर्व है जो उसने किया है। सारा की कब्र पर जाने के बाद चार्ली घर जाता है और अंत में विमान की सवारी करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।